नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राज्यसभा से सोमवार को 12 सांसदों के निलंबन के एक दिन बाद यानी कि आज संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला था। आपको बता चले, कांग्रेस और डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा की कार्रवाई से वॉकआउट करते हुए पूरे मामले में विरोध दर्ज कराया है। सांसदों के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई लगभग दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये सरकार डराने का नया तरीका जो है वो लेकर के आई है। उन्होंने कहा था कि जबरदस्ती क्यों माफी आखिर हमसे मंगवाई जा रही है, सरकार का ऐसा रवैया पहली बार देखा गया। इधर आपको बताते चले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा के सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि निलंबन की कार्रवाई गलत तरीके से की गई। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सांसदों के निलंबन के फैसलों को सही करार दिया। उन्होंने कहा निलंबन का फैसला आखिरी है। उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, मैंने आप सभी की बातें सुन ली है, लेकिन चेयरमैन को फैसला करने का पूरा अधिकार होता है। फैसला चेयरमैन का नहीं बल्कि सदन का भी नहीं था। और वेंकैया नायडू ने कहा कि 11 अगस्त को क्या हुआ था वो देश ने देखा था। राज्यसभा के सभापति ने आगे कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि सदन चले। उन्होंने कहा कि कभी कभार होना चाहिए, पर 17 दिन लगातार करना सही नहीं। राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेता, आपको बता चले, महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ सामने प्रदर्शन करने लगे थे। और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की तरफ से सांसदों के निलंबन की वापसी की मांग खारिज किए जाने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि हमने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ बाकी दिनों के लिए लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया है। तो दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया। संसद के मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा, फिलहाल देश में कोरोना के नए वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि नया वायरस दुनिया के 14 देशों में पाया गया है, लेकिन अभी तक भारत में एक भी मरीज ओमिक्रॉन का नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई शक के आधार पर भी कोई मामला सामने आता है तो तुरंत इसकी जांच की जाएगी और मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना का नया वायरस दुनिया के 14 देशों में पाया गया, लेकिन देश में एक भी नहीं मिला है। एक एडवाइजरी जारी की गई है और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अब जांच की जा रही है। बताते चले कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसारता जा रहा है। दुनिया में यह वायरस काफी खतरनाक बताया जा रहा है। वायरस का नया वेरिएंट लगभग 14 देशों में अब पहुंच चुका है। रोकने की तमाम कोशिशों के बाद भी यह वायरस लगातार अपने पैर जमाने लगा है। कई देशों ने इसकी आहट को देखते हुए अपने अपने यहाँ अलर्ट जारी कर दिया। बताते ये भी चले कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का तांडव विश्व देख चुका है। ऐसे में सभी देश ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरत रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अमेरिका सरकार के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार एंथनी फाउची ने वायरस के नए वेरिएंट को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। ओमिक्रॉन वायरस के, आपको बता चले, 200 से ज्यादा मरीज जो हैं वो दुनिया भर में सामने आ चुके हैं। और पेशेंस डेंगू पर है, लेकिन भी ओमिक्रॉन वायरस के संदर्भ में उन्होंने बताया, वेरिएंट के संदर्भ में बताया, तो मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी किसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं, लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव
शराबबंदी वाले राज्य बिहार के विधानसभा परिसर में शराब मिलने की बोतलें मिलने पर राजनीतिक हंगामा अब शुरू हो चुका है। इसके बाद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार सख्त हो चुके हैं और आदेश जारी कर दिए। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम मुख्य सचिव और डीजीपी को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अगर यहाँ शराब की बोतलें आई हैं तो इसका मतलब कोई गड़बड़ कर रहा है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ डालेंगे तो हम पढ़ेंगे नहीं क्या? चिट्ठी जब मिल जाए तब हम पढ़ेंगे। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम खुद देख कर आए हैं, डिजिटल जमाना है, आपको टैग कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में मिली शराब की बोतलों को ट्वीट कर कहा, अद्भुत, बिहार विधानसभा परिसर के अंदर शराब की बोतलें बरामद की गई। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। सीएम के चैम्बर से मात्र चंद कदम की दूरी पर विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें मिली हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच चालू सत्र में ही विधानसभा में शराब मिल रही है। शीर्ष बिहार की आप बस कल्पना कीजिए, ये शर्मनाक है। इसके बाद आपको बताते चले, तेजस्वी उस जगह पर गए जहां शराब की बोतलें मिली थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में शराब ही शराब है, यह अति है। मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री नीतीश जी को अब एक सेकंड भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री कल इसी परिसर में एनडीए के विधायकों को संकल्प दिला रहे थे। जो विधायक उनसे शराबबंदी की विफलता पर सवाल कर रहे थे, उन्हें वो डांट रहे थे। वहीं आपको बता चले, बिहार पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी हाथ में पोस्टर लेकर विरोध जताती हुई दिखाई दी। पोस्टर में शराब की बोतलें और जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद बिलखते परिजनों को साफ देखा जा सकता है। तो भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को अब विचार करेगा। माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आज कहा है कि दोषी का प्रत्यर्पण हो रहा है या नहीं हो रहा है। सजा पर फैसले के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। जस्टिस, आपको बताते चले, यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि दोषी अपने वकील के माध्यम से पक्ष रख सकता है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को मामले में अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए हजम कर फरार माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को अवमानना का दोषी ठहराया था। उसे डियागो डील के $40 मिलियन अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया। उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी जा चुकी है और इससे पहले 5 अक्टूबर 2020 को यह मामला कोर्ट में लगा था। उस दिन जजों ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि यूके की अदालत में प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई हार जाने के बाद भी विजय माल्या अब तक वहां कैसे जमा है। तब केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया था कि भारत सरकार की तरफ से प्रत्यर्पण की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अब यूके में कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भारत सरकार को इसमें पक्ष नहीं बनाया गया है, इसलिए ये नहीं पता है कि इसमें कितना और समय लग सकता है। केंद्र के वकील ने आज भी यही बात कही। तो आज से सीबीएसई की टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है और परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से स्कूलों में होंगी। प्रत्येक पेपर 90 मिनट का होगा और इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का जवाब देना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की टर्म 1 की परीक्षा आज आपको बताते चले यानी मंगलवार से शुरू हो चुकी है। पहले दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हो रही है और कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेंगी, जबकि 12वीं के छात्रों की मुख्य विषयों की परीक्षाएं 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलाई जाएंगी। टर्म 1 की परीक्षाओं के लिए सभी स्कूलों की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छात्रों की स्कूली पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए सभी विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें मेजर विषयों की परीक्षा तय डेट शीट के आधार पर संबंधित स्कूलों में तय होगी। माइनर विषयों के लिए सीबीएसई ऐसे स्कूलों का एक समूह बनाएगा जहां ये विषय पढ़ाए जाते हैं और इसके आधार पर ही डेट शीट जारी होगी। बोर्ड एक दिन में 2 माइनर विषयों की परीक्षा ले सकता है। कोरोना महामारी और नए शिक्षा नीति के बाद आपको बताते चले सीबीएसई ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया, जिसके तहत बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 50-50% पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे। बोर्ड की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत ही बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। संगठन की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। छात्रों को परीक्षा केंद्र में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी परीक्षा केंद्रों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। तो
अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी देश पर जब दूसरे देश का शासन होता है तो बाकी देश मान्यता देकर मामले का निपटारा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के नसीब में ये तस्वीरें नहीं हैं और अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन के 100 दिन बाद भी अभी भी सबकी नजरें तालिबान पर टिकी हुई हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर नजर डालते हैं। किसी देश के हाल को परखने के लिए 100 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बीते 100 दिन बेहद खास रहे। इस दौरान अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदला सा नजर आया। राष्ट्रपति अशरफ गनी की अगुवाई में चलने वाली सरकार की जगह तालिबान की अंतरिम सरकार ले चुकी है। दुनिया के किसी देश ने इस सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी। महिलाओं के काम करने और लड़कियों की पढ़ाई पर लगाई गई पाबंदी की वजह से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान की मदद बंद कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान के 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को भूख से बचाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अनाज की आपूर्ति बढ़ानी होगी। यह देश का मौसम उतना ही खराब हो जाए जैसा कि विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में गंभीर भूखमरी, अकाल का खतरा पैदा होने की आशंका जताई जा रही। दिक्कतें कई सारी हैं। पश्चिमी देशों के मदद बंद करने से अर्थव्यवस्था अब लड़खड़ा चुकी है। लाखों की संख्या में अफगानिस्तान के नागरिक देश छोड़कर जा चुके। इस्लामिक स्टेट से सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को आपको बताते चले काबुल पर कब्जा किया था। उस दिन अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए। इसके कुछ देर पहले ही तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक छोटा सा भाषण दिया, देश के बाहर चले गए। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाओं की वापसी के काम में तेजी आई। लगभग 20 साल बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी। ये वापसी 31 अगस्त की तय डेडलाइन के भीतर हुई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया कि तालिबान दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। 100 दिन के दौरान तालिबान ने कितने वादे पूरे किए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कितनी मांगों को पूरा किया, इसे लेकर कई सवाल हैं। रूस, अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे कई देश अफगानिस्तान को लेकर लगातार बैठकें कर रहे। तालिबान के प्रतिनिधियों के चीन, रूस, कतर और पाकिस्तान के दौरे भी हुए, लेकिन अब तक वो उम्मीद के मुताबिक मदद हासिल नहीं कर पाए। तालिबान ने एक अहम वादा सुरक्षा को लेकर किया था, लेकिन स्थितियां तालिबान के काबू में अब होती हुई नहीं दिखाई दे रही। सबसे बड़ी चुनौती तालिबान की है इस्लामिक स्टेट की ओर से मिल रही है। हाल में आपको बताते चले संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि अफगानिस्तान में लगभग हर जगह इस्लामिक स्टेट मौजूद है। इसके संकेत अगस्त से ही मिल रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पहला बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट पर हुआ था। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सुरक्षा के मोर्चे पर यह तालिबान के सामने पहली बड़ी चुनौती थी। इसके बाद इस्लामिक स्टेट ने कुंदूज, कंधार और काबुल पर हमले किए। इन हमलों में कई और लोगों की जानें गई। इस्लामिक स्टेट ने तालिबान लड़ाकों पर भी हमले किए। तालिबान ने सितंबर में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया, लेकिन इस सरकार को अब तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी। तालिबान से अमेरिका समेत दूसरे देश एक समावेशी सरकार के गठन की मांग कर रहे थे, लेकिन सितंबर में तालिबान ने जब अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया और जो तस्वीरें सामने आई वो तालिबान से चर्चा कर रहे देशों की उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखाई दी। तालिबान की अंतरिम सरकार में कई ऐसे चेहरे थे जो अमेरिकी एजेंसी FBI के वांछित आतंकवादियों की लिस्ट में रहे हैं। अंतरिम सरकार में किसी महिला को शामिल नहीं किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान का आकलन उनके लिए किए गए फैसले के आधार पर ही किया जाएगा। तालिबान की तमाम कोशिशों और अपील के बाद भी दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक अंतरिम सरकार को मान्यता नहीं दी। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के सामने भुखमरी की समस्या भी खड़ी हो गई। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से लड़खड़ा गई। पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में लाखों लोगों के सामने भुखमरी का खतरा है। सर्दी के मौसम में लोगों की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आपको बताते चले दुनिया से अपील की कि वो अफगानिस्तान की ओर से मुंह न फेरे और दिक्कत में घिरे लोगों की मदद करे। अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने से पहले माना जा रहा था कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से सर्दियों के दौरान आने वाले खतरे से निपट लेगी।
लेकिन जब उनकी सरकार गिर गई तो मदद मिलने का भरोसा भी अब ओझल सा हो गया। पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को मदद पर रोक लगा दी है। वे एक ऐसे शासन की मदद नहीं करना चाहते जो लड़कियों को शिक्षा हासिल करने से रोके और देश में शरिया कानून फिर से लागू करे। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर साउथ की एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें दिखाया गया कि कैसे जेल में मामूली चोरी के इल्जाम में बंद एक गरीब शख्स की मौत हो जाती है और फिर इंसाफ पाने के लिए चलती है एक लंबी लड़ाई। इस फिल्म के बाद सवाल उठने लगे कि क्या ऐसे ही जेलों में होता है? क्या मामूली से कारण की वजह से कैदियों की मौत जेल में हो जाती है? और इन सारे सवालों के जवाब आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। गहने चोरी कराने के एक मामले के अभियुक्त की पुलिस हिरासत में पिटाई होने से मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस इस मौत को छिपाने की कोशिश करती है और फिर न्याय हासिल करने की एक लंबी लड़ाई की शुरुआत होती है। कुछ दिन पहले OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म इसी कहानी पर आधारित है और रिलीज के बाद से ये फिल्म हर जगह धूम मचा रही है। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और आपको बताते चले बीते साल अमेरिका में जॉर्ज फ्लैट की मौत के बाद आम लोग भी पुलिस बर्बरता के बारे में जानने समझने लगे। पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग से काले शख्स जॉर्ज फ्लैट की मौत हो गई थी। पुलिस हिरासत के दौरान उत्पीड़न के तमाम मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म में पुलिस हिरासत के दौरान अभियुक्त की मौत को दर्शाया गया, क्या इसी अंदाज में पुलिस हिरासत में अभियुक्त की मौत हो सकती है? अगर ऐसा है तो पिछले कुछ सालों से ऐसी कितनी मौतें आखिर हुई होंगी? हिरासत में मौत होने का मतलब आखिर क्या है और ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है? ऐसी मौतों पर पुलिस प्रशासन का रवैया आखिर क्या होता होगा? आपको बताते चलें, सरल शब्दों में कहें तो पुलिस हिरासत में किसी अभियुक्त की मौत को हिरासत में मौत का मामला माना जाता है, चाहे वह अभियुक्त रिमांड पर हो या फिर नहीं। उसे हिरासत में लिया गया हो या फिर केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया हो, उस पर कोई मामला अदालत में लंबित हो या वह सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा हो। पुलिस की हिरासत के दौरान अभियुक्त की मौत हो तो उसे हिरासत में मौत माना जाता है। इसमें पुलिस हिरासत के दौरान आत्महत्या, बीमारी के कारण हुई मौत, हिरासत में लिए जाने के दौरान घायल होने एवं इलाज के दौरान मौत या अपराध कबूल करवाने के लिए पूछताछ के दौरान शुरू हुई पिटाई शामिल होती है। पुलिस हिरासत में उत्पीड़न और मौत के मामलों का जिक्र भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने भी किया था। अगस्त 2021 में उन्होंने एक संबोधन में कहा था कि संवैधानिक रक्षा कवच के बावजूद अभी भी पुलिस हिरासत में शोषण, उत्पीड़न और मौत होती है। इसके चलते पुलिस स्टेशनों में ही मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा था, पुलिस जब किसी को हिरासत में लेती है तो उस व्यक्ति को तत्काल कानूनी मदद नहीं मिल पाती। गिरफ्तारी के बाद पहले घंटे में ही अभियुक्त को लगने लगता है कि आगे आखिर क्या होगा। पुलिस की बर्बरता को लेकर एक और गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा था और पुलिस की बर्बरता, पुलिस हिरासत में हुई मौतों की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने भी स्वतः संज्ञान लिया था। तब सर्वोच्च अदालत ने राज्यों को नोटिस भेजकर पूछा था कि इस मामले में राज्य सरकारें आखिर कर क्या रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान उत्पीड़न के कई मामले देखने को मिले। अक्सर इसी पिटाई से अभियुक्त की मौत हो जाती है। किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु होती है तो ऐसी मौतों को छिपाया जाता है या फिर पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु को दर्शाया जाता है। यदि पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है तो पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती, क्योंकि पुलिस एक दूसरे का समर्थन करती है। FIR तक दर्ज नहीं होती। अगर मामला अदालत में पहुंच भी जाता है तो भी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, क्योंकि अपराध पुलिस हिरासत में हुआ। ऐसे में गवाह या तो पुलिस कर्मी है या फिर लॉकअप में बंद अन्य कोई अभियुक्त। पुलिस एक दूसरे के खिलाफ गवाही तक नहीं देती और अभियुक्त डर के मारे मुंह नहीं खोलते। इसलिए अक्सर इस अपराध को करने वाली पुलिस बरी हो जाती है, जैसा कि इस फिल्म में भी दिखाया गया। 2017 से अलग अलग आंकड़े दिखाए गए हैं। इसमें पुलिस हिरासत में आपको बताते चलिए अभियुक्त के मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी शामिल किया गया। इनमें मुठभेड़, मारपीट, प्रताड़ना, चोट पहुंचाना, फिरौती की मांग शामिल है। 2017 में हिरासत में लगभग 100 मौतें दर्ज की गईं और इन मामलों में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। 2017 में मानवाधिकार उल्लंघन के 57 मामले सामने आए और इन मामलों में 48 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और 3 को दोषी ठहराया गया था।
तो वहीं दूसरी तरफ 2018 में 70 लोगों की जान गई थी। इनमें से 13 को अभियुक्त बनाया गया, लेकिन किसी को दंडित नहीं किया गया। इसी श्रेणी में 2019 में 49 अपराध दर्ज किए गए थे। 8 लोगों को अभियुक्त बनाया और इनमें से 1 को सजा मिली। 2019 में हिरासत में 75 मौतें दर्ज की गई थी और इन मामलों में 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और 1 पुलिसकर्मी को दोषी ठहराया गया। पिछले साल 2020 में हिरासत में लगभग 76 मौतें दर्ज की गई। 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। पिछले कुछ महीनों के लॉकडाउन के दौरान पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के 20 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 4 को अभियुक्त बनाया गया और किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। पुलिस हिरासत में हो या फिर गिरफ्तारी के बाद थाने में पूछताछ के दौरान आगे की जांच के लिए अदालत द्वारा दी गई पुलिस रिमांड में या जेल में सरकारी दस्तावेजों में हर तरीके की मौत का कारण दर्ज किया जाता है। हिरासत में होने वाली इन मौतों की आखिर वजह क्या है? एनआरसीबी के मुताबिक मौतें अस्पताल में भर्ती होने, इलाज, जेल में मारपीट, अन्य अपराधियों द्वारा हत्या, आत्महत्या, बीमारी या प्राकृतिक कारणों से हुई है। नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के ही एक दूसरे सर्वेक्षण के मुताबिक पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा गरीब और उपेक्षित समुदाय के लोग मरते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1996 से 2018 के आंकड़ों को संकलित करने के बाद बताया था कि इस दौरान पुलिस हिरासत में मरने वाले 71.58% लोग गरीब थे। आयोग के संयोजक सुहास चकमा ने कहा था, अगर कोई गरीब आदमी कुछ उठाता है तो उसे तुरंत चोर घोषित कर दिया जाता है और लोग अक्सर उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई के चलते उस गरीब की मौत हो जाती है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। चलिए, इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।